अगर आप यूनाइटेड अरब अमीरात के किसी भी इमिरेट्स में काम करते हैं, जैसे दुबई हो गया, अबू धाबी हो गया, अजमान हो गया है, यानी कि आप किसी भी इमिरेट्स में काम करते हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जैसे काम से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, और मुझे कमेंट्स और मैसेज भी आते रहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं, मैंने कंपनी को ज्वाइन कर लिया है, क्या मैं उस कंपनी को 2 साल से पहले नहीं छोड़ सकता क्या? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो 2 साल का है। प्रोबेशन पीरियड में छोड़ सकता हूँ या नहीं छोड़ सकता? प्रोबेशन पीरियड के बाद छोड़ सकता हूँ या नहीं? कंपनी चेंज कर सकता हूँ या नहीं? और मेरा पासपोर्ट कंपनी ने रख रखा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मेरा पासपोर्ट मेरे पास में रहना चाहिए, कंपनी ने क्यों रख रखा है? और मुझे जो काम बताया गया था वह काम मुझसे करा नहीं रहे, दूसरा काम करा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? ड्यूटी टाइम 8 घंटे या फिर 12 घंटे बताया गया था, जबकि 14-14 घंटे काम करा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? और मैं कंपनी छोड़ना चाहता हूं, तो मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मुझे कंपनी छोड़ने नहीं दे रहे, और मेरा पासपोर्ट भी वापस नहीं दे रहे, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो इस तरीके के डाउट आपके मन में चलते रहते हैं और आपको प्रॉब्लम भी होती है, एक्चुअल में मानता हूं। तो आप सभी के लिए मैं यूई लेवल लॉ की पीडीएफ लेके आया हूं, जो सभी इमिरेट्स में सेम रूल काम करते हैं। जो गवर्नमेंट के रूल है, नियम है, रेगुलेशन है, वो सारे सेम काम करते हैं। चाहे आप दुबई में काम कर रहे हो, अबू धाबी में काम कर रहे हो, या फिर अजमान में काम कर रहे हो, आप किसी भी इमिरेट्स में काम कर रहे हो यूएई के अंदर, तो आज हम उसको एनालाइज करेंगे, आपको बताएंगे आपको किस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यूई लेवल लॉ की पीडीएफ डाउनलोड कर ली है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में आती है। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करोगे तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगी। तो मैंने इसको ट्रांसलेट किया है, हिंदी लैंग्वेज में पूरी पीडीएफ को बनाया है। तो इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और डीपली आप इसको पढ़ सकते हो, जो भी रूल है, रेगुलेशन है गवर्नमेंट के यूई के अंदर में। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभी हम इसको पूरी एनालाइज करेंगे। यहाँ पर यूई देखिए, यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इमिरेटाइजेशन, यहाँ पर देखिए संघीय डिग्री कानून संख्या 33 2021, यानी 2021 में ये इसका अपडेट हुआ था। उसके बाद अभी तक कोई अभी अपडेट नहीं हुआ है। 2021 में इसको अपडेट किया गया था, जो भी नए रूल हैं वे जोड़े गए थे इसमें। तो अभी हम इसको पूरा एनालाइज करेंगे और आपको बताएंगे आपको किस स्थिति में क्या करना चाहिए, जो आपके हक में है और जो कंपनी के हक में है, यानी क्या क्या रूल और रेगुलेशन है। तो अभी हम आ गए यहाँ पर अनुच्छेद 4 पर, जिसको आर्टिकल 4 बोला जाता है। यहाँ पर बोला जा रहा है समानता और गैर भेदभाव। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, नस्ल, रंग, लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता या सामाजिक मूल या विकलांगता के आधार पर कोई भी भेदभाव जिसके अवसर की समानता समाप्त या क्षीण हो, या रोजगार, नौकरी के रखरखाव या उसके लाभों के आनंद के समान व्यवहार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, निषिद्ध है, यानी मना है। किसी भी तरह का गैर भेदभाव करना लिंग के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर, नस्ल के आधार पर, वो यहाँ पर पूर्णतः प्रतिबंध है यूई लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है, नियोक्ताओं को समान कार्य वाले कामगारों के साथ भेदभाव करने से प्रतिबंधित किया जाता है। यानी जो यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर कंपनियां हैं, तो उसको गवर्नमेंट बोलती है कि नियोक्ताओं को समान कार्य वाले कामगारों के साथ भेदभाव करने से प्रतिबंधित किया जाता है, यानी वे किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं कर सकते कर्मचारियों में। यहाँ पर पूर्णतः प्रतिबंधित है बोला जा रहा है। और यहाँ पर चौथा पॉइंट पढ़ सकते हैं आप। यहाँ पर यदि कोई महिला पुरुष के समान कार्य या समान मूल्य का कोई अन्य कार्य करती है, तो उसे पुरुष के समान वेतन दिया जाएगा। यानी कोई भी महिला है जो यूनाइटेड अरब अमीरात में काम करती है, पुरुष के समान यानी आदमी के समान कार्य करती है, तो उसको समान वेतन दिया जाएगा। जितना आदमी को दिया जा रहा है उतना ही औरत को दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए समान अधिकार दिए गए हैं पुरुष और महिला को भी। मंत्री के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा समान मूल्य के कार्य के मूल्यांकन हेतु आवश्यक प्रक्रियाएं, नियम और मानक जारी किए जाएंगे। तो इसमें समान अधिकार दिया जा रहा है महिला को आदमी के बराबर। अब आते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 5 पर। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर बोला जा रहा है, 15 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को नियोजित करना अनुमत नहीं है। यानी कोई भी कंपनी है वो 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को अपनी कंपनी में काम नहीं करा सकती, या फिर रिक्रूटमेंट नहीं कर सकती, उसको हायर नहीं कर सकती जिसकी आयु 15 वर्ष से कम है। तो यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है। अब आते हैं अनुच्छेद 6 पर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर अनुच्छेद 6 आप पढ़ सकते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके काफ़ी काम आएगी और आपके काफ़ी सारे डाउट भी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे।
तो आप यहाँ पर 4 नंबर पर पढ़ सकते हैं, जो कि बोला जा रहा है नियोक्ता को कर्मचारी से बढ़ती और रोजगार की फीस और लागत वसूलने या उसे सीधे या परोक्ष रूप से वसूलने पर प्रतिबंध है। यानी इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या बोला जा रहा है। यानी कोई भी कंपनी है, अगर आपको कंपनी ने हायर कर लिया, आपको रिक्रूटमेंट कर लिया, आपको वीज़ा दे दिया, आप काम करने लगे और आप चाहते हैं कि मैं 2 साल से पहले उस कंपनी को छोड़ दूं या फिर 6 महीने में उस कंपनी को छोड़ दूं, तो कुछ कंपनियां आपसे बोलती है कि आप 2 साल से पहले उस कंपनी को नहीं छोड़ सकते। अगर आप 2 साल से पहले छोड़ोगे तो आपको फीस देनी पड़ेगी, 5,000 दिरहम देने पड़ेंगे, 6,000 दिरहम देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से वे डिमांड करते हैं पैसे की। या फिर आप 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो या फिर 2 साल से पहले छोड़ते हो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे वीज़ा वगैरह के, जो भी हमने खर्च किए हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से सीधा सीधा बोला जा रहा है कोई भी कंपनी इस तरीके से पैसा नहीं वसूल सकती। तो वो एक गलत है, गैर कानूनी है। अगर कोई भी कंपनी आपको बोलती है कि अगर आप 2 साल से पहले कंपनी छोड़ोगे तो आपको फीस देनी पड़ेगी, जो भी हमारे खर्च हुए हैं वीज़ा के पीछे या फिर आपके पीछे रिक्रूटमेंट में, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है नियोक्ताओं को कर्मचारी से बढ़ती और रोजगार की फीस यानी रिक्रूटमेंट फीस और लागत वसूलने या उससे सीधे या परोक्ष रूप से वसूलने पर प्रतिबंध है। यानी पूर्णतः रोक लगाई गई है, कोई भी कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। अगर कोई भी कंपनी ऐसा करती है तो आप यहाँ पर उनको बता सकते हो यूई लेबर लॉ के अकॉर्डिंग ये गैर कानूनी है, इलीगल है, आप ऐसा नहीं कर सकते। और इसकी शिकायत भी आप मिनिस्ट्री में कर सकते हैं, मोहरे में, जो कि 80084 नंबर है, उस पर आप शिकायत कर सकते हो अगर कोई भी कंपनी इस तरीके से आपसे डिमांड कर रही है। क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा बोला जा रहा है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके का बहुत सारा डाउट होता है कई कैंडिडेट के अंदर। अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो आप तुरंत मिनिस्ट्री में कॉल कर सकते हैं और इनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। मिनिस्ट्री का नंबर है यहाँ पर 80084, ये मिनिस्ट्री का नंबर है। तो आप इस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं कंपनी के खिलाफ, क्योंकि कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, गैर कानूनी है, इलीगल है, गवर्नमेंट की तरफ से साफ साफ यहाँ पर प्रतिबंध है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 8 की, जिसको आर्टिकल 8 बोला जाता है। तो आप पहले नंबर पे ही इसको पढ़ सकते हैं। नियोक्ता सहमत कार्य पद्धति के अनुसार श्रमिक के साथ एक रोजगार अनुमत करेगा, यानी जिसको आप ऑफर लेटर बोलते हैं, ऐसा एक रोजगार अनुमत करेगा, उसको ऑफर लेटर बोला जाता है। यहाँ पर यह अनुबंध 2 प्रतियों में तैयार किया जाएगा, यानी 2 ऑफर लेटर रहते हैं, एक कंपनी अपने पास में रखती है और एक वर्कर को देती है। यहाँ पर एक प्रति नियोक्ता द्वारा जारी की जाएगी और दूसरी प्रति कार्य विनियम द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्रों के अनुसार श्रमिक को सौंपी जाएगी। यानी आपके ऑफर लेटर, जब आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो एक ऑफर लेटर होता है जो आपको दिया जाता है कंपनी की तरफ से, क्योंकि वो ऑफर लेटर में सब चीज़ें मेंशन होती है, आपकी कितनी सैलरी है और आपका प्रोबेशन पीरियड कितना है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कितना है, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है, कितने घंटे आपको काम करना है, क्या क्या कंपनी की तरफ से आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, तो वो सारी चीज़ें ऑफर लेटर में लिखी होती है। तो एक ऑफर लेटर तो कंपनी के पास में होता है और एक वर्कर को दिया जाता है। तो इस तरीके से 2 ऑफर लेटर होते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा गवर्नमेंट के भी तरफ से बोला जा रहा है। तो आपके साथ ऐसा होना चाहिए, जो आपको कोई भी कंपनी ज्वाइन करती है, हायरिंग करती है, तो आपको ऑफर लेटर जरूर मिलना चाहिए। और ऑफर लेटर भी 1 पेज का नहीं होना चाहिए। तो कुछ कंपनियां 1 पेज का ऑफर लेटर दे देती है, तो 1 पेज में क्या आएगा, 1 पेज का नहीं होना चाहिए। ऑफर लेटर कम से कम 5 से 6 पेज का होता है, जिसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है, टर्म एंड कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, प्रोविजन पीरियड, ड्यूटी टाइम और कंपनी की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, प्रोविजन पीरियड क्या है, रेजिग्नेशन कैसे देना है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। तो 5 से 6 पेज का होता है ऑफर लेटर। अभी देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर बोला जा रहा है, श्रमिक या उसका प्रतिनिधि रोजगार अनुबंध मजदूरी की राशि और इस डिग्री कानून इसके कार्य विनियम के लिए जारी किए गए संकल्पों के प्रावधानों के तहत प्राप्त होने वाले किसी भी अधिकार को सबूत के सभी संभव तरीकों से साबित कर सकता है। यानी जो टर्म एंड कंडीशन ऑफर लेटर में लिखी होती है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग और कंपनी के अकॉर्डिंग, वो आप साबित कर सकते हैं कि कंपनी ने इस तरीका का कॉन्ट्रैक्ट हमसे करा था। और यहाँ पर तीसरे नंबर पर बोला जा रहा है, रोजगार अनुबंध एक निर्दिष्ट अवधि के लिए संपन्न होगा। निर्दिष्ट अवधि का जैसे बोला जाता है कि 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहाँ पर 2 साल का आपका रोजगार अनुबंध होगा, बशर्ते दोनों पक्ष की सहमति के अनुसार नवीनीकरण किया जाएगा।
तो जब आप किसी भी कंपनी में 2 साल पूरे कर लेते हैं तो फिर क्या बोलती है कंपनी कि आपका वीज़ा रिन्यू कर देते हैं, नवीनीकरण कर देते हैं, इसको ही नवीनीकरण बोला जाता है। तो फिर अगर आप सहमत होते हैं कि हाँ भाई हम काम करना चाहते हैं और आगे को, तो फिर कंपनी आपका वीज़ा रिन्यू कर देती है 2 साल के लिए, फिर आगे बढ़ा देती है। अगर आप वहाँ पर बोल देते हैं कि हमें आगे काम नहीं करना, हमें घर जाना है, फिर कंपनी चेंज करनी है, तो आप वहाँ पर कंपनी आपको सारा ग्रेजुएटी है, सारा पैसा है जो भी है आपका दे देती है, और वीज़ा वगैरह सब कुछ आपका कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिक जब आप रिन्यू नहीं कराते। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से सुनना आप। परिवीक्षाधीन अवधि, जिसको प्रोबेशन पीरियड बोला जाता है इंग्लिश में, तो यहाँ पर पहले नंबर पर बोला जा रहा है नियुक्ता कर्मचारी के कार्य प्रारंभ करने की तिथि से 6 माह से अधिक नहीं की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त नहीं कर सकता। यानी इसमें सीधा सीधा बोला जा रहा है कोई भी कंपनी आपको 6 महीने से ज़्यादा प्रोबेशन पीरियड नहीं करा सकती। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 6 महीने का ही प्रोबेशन पीरियड होता है, फिर आप 6 महीने के बाद कंपनी के एम्प्लॉय बन जाते हैं। नियोक्ता सेवा समाप्ति के लिए निर्दिष्ट तिथि से कम 14 दिन पूर्व लिखित रूप से कर्मचारी को सूचित करने के बाद इस अवधि के दौरान कर्मचारी को सेवा समाप्त कर सकता है। अगर कंपनी चाहे तो प्रोबेशन पीरियड के बाद जब आपने 6 महीने कंप्लीट कर लिया तो कंपनी आपको देखती है, आपकी परफॉर्मेंस देखती है और फिर डिसाइड करती है कि हमें इस वर्कर को आगे रखना है या नहीं। अगर कंपनी चाहे तो आपको 6 महीने के बाद 14 दिन का नोटिस पीरियड करा के आपको टर्मिनेट कर सकती है, यानी आपको कंपनी से निकाल सकती है। अगर कंपनी को आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, आपका काम अच्छा लगा, तो फिर आगे आपका 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, 2 साल के लिए परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जब कंपनी को आपकी परफॉर्मेंस और काम अच्छा लगता है। क्योंकि 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड गवर्नमेंट की तौर से ऐसा माना गया है जिसमें कंपनी आपको एनालाइज करती है आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, और आप कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं किस तरीके की कंपनी है। आप भी अगर चाहो तो आप भी 6 महीने के बाद कंपनी को छोड़ सकते हैं कि मैं इस कंपनी में काम नहीं करना चाहता, मुझे कंपनी अच्छी नहीं लगी, तो आपका वो प्रोबेशन पीरियड रहता है। तो प्रोबेशन पीरियड का मतलब यही होता है कि आप कंपनी को देखो कंपनी कैसी है और कंपनी आपको देखेगी वर्कर कैसा है, फिर दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो फिर आप अगर सहमत हो तो आगे बढ़ जाता है, अगर आप सहमत नहीं हो तो आप वहीं पर मना कर सकते हो कि बस मुझे कंपनी अच्छी नहीं लगी, मैं कंपनी को छोड़ना चाहता हूं। तो 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड के बाद आप 14 दिन का नोटिस पीरियड देके कंपनी को छोड़ सकते हैं। आपको बताना पड़ता है, लिखित रूप में रेजिग्नेशन देना होता है कंपनी को। तो देखिए यहाँ पर नंबर 2 पे बोला जा रहा है, जो मैं आपको ये भी समझा रहा था, किसी भी कर्मचारी को एक नियोक्ता या एक से अधिक बार परिवीक्षा अवधि में नियुक्त करना स्वीकार्य नहीं है। यानी कोई भी कंपनी आपको प्रोबेशन पीरियड आपका 6 महीने का होता है तो उससे ज़्यादा प्रोबेशन पीरियड नहीं करा सकती, इसमें ऐसा बोला जा रहा है। और यदि कर्मचारी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पार कर लेता है, यानी अगर कोई भी वर्कर प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लेता है, उसको पार कर लेता है और काम करना जारी रखता है, तो अनुबंध सहमत शर्तों के अनुसार वैध हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लेते हैं और उसके बाद भी काम जारी रखते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के लिए परमानेंट हो जाता है। यहाँ पर बोला जा रहा है सीधा सीधा। अब देखिए तीसरे नंबर पर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यदि श्रमिक परिवीक्षा अवधि के दौरान राज्य में किसी अन्य नियोक्ता के पास काम करने की इच्छा रखता है, यानी आपने किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, फिर आप सोच रहे हैं कि ये कंपनी अच्छा नहीं है, मैं किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहता हूँ प्रोबेशन पीरियड के अंदर अंदर, यानी 6 महीने आपको नहीं हुआ अभी तक कंपनी में और आप सोच रहे हैं कि मुझे दूसरी कंपनी में जाना है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है तो उसे अनुबंध समाप्त करने की अपनी इच्छा की तारीख से कम 1 महीने के भीतर मूल नियोक्ता को लिखित रूप में इसकी सूचना देनी होगी। तो आपको रेजिग्नेशन लेटर देना होगा कंपनी को 1 महीना पहले, फिर आपको 1 महीने तक कंपनी में काम करना होगा। यानी आप जिस डेट को कंपनी को रेजिग्नेशन देते हैं और बताते हैं कि मुझे कंपनी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं दूसरी कंपनी में जाना चाहता हूं, तो उस डेट से फिर अगले 1 महीने तक आपको कंपनी में काम करना होगा। फिर उसके बाद कंपनी आपका वीज़ा कैंसिल कर देती है और आप फिर इजीली जा सकते हैं किसी भी दूसरी कंपनी में। और यहाँ पर और पढ़िए, तब नया नियोक्ता मूल नियोक्ता को कर्मचारी की भर्ती या उसके साथ अनुबंध की लागत के लिए क्षतिपूर्ति करेगा, तब तक यह अन्यथा सहमति न होगी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जिस भी आपने नई कंपनी देखी है कि मैं इस कंपनी में जाना चाहता हूँ, तो वो कंपनी को इनकी जो भी पुरानी कंपनी ने आपके ऊपर पैसे खर्च किए हैं, वीज़ा वगैरह सब कुछ लगाया है, उसमें पैसा गया है, तो वो पैसा
उस नई कंपनी को पुरानी कंपनी को देना पड़ेगा। यानी आप जिस नई कंपनी में जाना चाहते हैं तो वो नई कंपनी इस पुरानी कंपनी में काम कर रहे हैं उसको पैसा देना पड़ेगा जो भी उनका निकलेगा। तो इस तरीके से आप नई कंपनी में जा सकते हैं। और यहाँ पर आप चौथे नंबर पे भी पढ़ सकते हैं, यदि विदेशी कर्मचारी परिवीक्षा अवधि के दौरान रोजगार अनुमति समाप्त करके राज्य छोड़ना चाहता है, यानी आपने कोई भी कंपनी ज्वाइन कर ली है और आप प्रोबेशन पीरियड के दौरान उस कंपनी को छोड़ना चाहते हैं और छोड़कर अपने देश वापस आना चाहते हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है तो उसे अनुमति समाप्ति की निर्दिष्ट तिथि से कम 14 दिन पहले नियोक्ता को लिखित रूप में इसकी सूचना देनी होगी। तो आपको कंपनी को बताना होगा और लिखित रूप में इसकी सूचना देनी होगी, यानी जिसे रेजिग्नेशन लेटर बोलते हैं, तो वो आपको लिख कर देना होगा, कंपनी को बताना होगा 14 दिन पहले। फिर आपको 14 दिन कंपनी में रहना पड़ेगा, उसके बाद आप कंपनी को छोड़ सकते हैं, फिर उसके बाद आप अपने देश आ सकते हैं। यहाँ पर बोला जाए यदि वह प्रस्थान तिथि से 3 महीने के भीतर राज्य में वापस लौटना चाहता है तो नया परमिट प्राप्त करना चाहता है तो नया नियोक्ता अनुच्छेद खंड 3 के निर्धारित मुआवजे का भुगतान करेगा, तब तक कि कर्मचारी मूल नियोक्ता के बीच इसकी विपरीत कोई समझौता न हो। तो यहाँ पर अगर आपने प्रोबेशन पीरियड के अंदर कंपनी को लिख के दे दिया कि मैं कंपनी को छोड़ना चाहता हूँ और अपने देश वापस जाना चाहता हूँ, कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ भाई आप जा सकते हो, तो फिर आप अपने देश आ जाते हो। फिर आप 3 महीने के अंदर वापस जाना चाहते हो जिस भी नई कंपनी में जा रहे हो, तो वो नई कंपनी आपकी पुरानी कंपनी को भुगतान करेगी जो भी आपके पीछे खर्च हुआ था, पैसा वगैरह, फीस वगैरह, तो वो नई कंपनी आपको पुरानी कंपनी को भुगतान करेगी। यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है। यहाँ पर तो अभी यहाँ पर देखिए 5वें नंबर पर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यदि कोई भी पक्ष इस अनुच्छेद के प्रावधानों पर विचार किए बिना रोजगार अनुबंध को समाप्त करता है तो वह दूसरे पक्ष को नोटिस अवधि या नोटिस अवधि की शेष अवधि के लिए श्रमिक के वेतन के बराबर मुआवजा देगा। यानी कोई भी पक्ष, यानी एक तो वर्कर हो गया और एक कंपनी होगी, अगर कंपनी आपको टर्मिनेट करती है बिना कुछ बताए, बिना नोटिस पीरियड बताए, तो कंपनी को आपकी सैलरी के बराबर भुगतान करना पड़ेगा। और यदि आप कंपनी को छोड़ते हैं, आप ड्यूटी बंद करते हैं बिना कंपनी को बताए, बिना नोटिस पीरियड सर्व किए, तो आपको कंपनी को भुगतान करना पड़ेगा अपनी सैलरी के बराबर। तो इस तरीके से बोला जा रहा है। और यहाँ पर 6 नंबर पर पढ़ सकते हैं आप, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यदि विदेशी कर्मचारी इस अनुच्छेद के प्रावधानों का पालन किए बिना राज्य छोड़ता है तो उसे राज्य छोड़ने की तारीख से 1 वर्ष तक राज्य में काम करने के लिए वर्क परमिट नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या समझे आप, अगर आप कंपनी को बिना बताए, अगर आपके पास में पासपोर्ट है और आप कंपनी को बिना बताए आप अपनी कंट्री आ जाते हैं, यानी कंपनी को छोड़ देते हैं, तो फिर आपको 1 साल के लिए यहाँ पर बैन किया जाएगा। यानी आपको वीज़ा नहीं मिलेगा अगर आप वापस वहाँ पर जाना चाहते हैं, तो 1 साल तक आपको यहाँ पर वीज़ा नहीं मिलेगा अगर आप बिना बताए कंपनी को छोड़ते हैं। क्योंकि आपके पास में पासपोर्ट है तो आप आ तो सकते हैं, बिना बताए कंपनी को आ सकते हैं, मगर आपको अगले 1 साल तक कोई भी वीज़ा नहीं मिलेगा यूएई के अंदर में, इसमें ऐसा बोला जा रहा है। तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 13 की, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप ये वाला पॉइंट पढ़ सकते हैं। दूसरे नंबर का, कर्मचारी के आधिकारिक दस्तावेजों को न रोकना, उसे कार्यस्थल छोड़ने के लिए मजबूर न करना। यानी कोई भी कंपनी आपके कोई भी दस्तावेज को नहीं रोक सकती, अगर ऐसा करती है तो वो इलीगल है, आप शिकायत कर सकते हैं मिनिस्ट्री में इसकी। अगर कोई भी कंपनी आपके पासपोर्ट वगैरह या कोई भी डॉक्यूमेंट्स को रोकती है और आपको मजबूर करती है कार्यस्थल छोड़ने के लिए, तो ऐसा कंपनी नहीं कर सकती, ये इलीगल है, यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है। 4 नंबर पर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, राज्य में लागू नियमों, शर्तों और मानकों के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त उचित आवास श्रमिक को उपलब्ध कराना और उसे आवास भत्ते देना और उसे आवास भत्ता में शामिल करना। यानी कंपनी का काम है आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करना, अरेंज करके देना, वो सब कंपनी का काम है, गवर्नमेंट के द्वारा बोला जा रहा है। अगर कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करती तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। और 8 नंबर पर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, राज्य में लागू कानून के अनुसार श्रमिक की चिकित्सा देखभाल की लागत वहन करना। यानी कंपनी का काम है, अगर आपको कोई भी चोट फीट लग जाती है तो मल्लम पट्टी कराना किसका काम है, कंपनी का। तो कंपनी सारे लागत वहन करेगी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, यूई लेवल लॉ में बोला जा रहा है साफ साफ। और 9 नंबर में आप पढ़ सकते हैं, लागू कानून द्वारा परिभाषित बीमा अंशदान और गारंटी का खर्च वहन करना। यानी जो बीमा कवरेज रहता है, जो आपका लाइफ इंश्योरेंस रहता है, वो सब कुछ रहता है, वो भी कंपनी का काम है आपको प्रोवाइड करना।
तो इस तरीके से आपको सारे बेनिफिट देना कंपनी का काम है, गवर्नमेंट के द्वारा बोला जा रहा है। अनुच्छेद 14 में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं जबरन काम का निषेध और अन्य निषेध। तो आप यहाँ पर नंबर 1 पर पढ़ सकते हैं नियोक्ता किसी भी ऐसे साधन का उपयोग नहीं करेगा जो श्रमिक को बाध्य या मजबूर करे या उसे काम करने के लिए किसी भी दंड की धमकी दे या उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने या सेवा प्रदान करने के लिए बाध्य करे। नियोक्ता यानी कंपनी ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकती जो एक वर्कर को मजबूर करे काम करने के लिए या धमकाए, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है। और दूसरे नंबर पे भी आप पढ़ सकते हैं नियोक्ता कार्यस्थल पर उसके वरिष्ठ अधिकारी, सहकर्मी या उसके साथ काम करने वाले व्यक्ति द्वारा श्रमिक के विरुद्ध यौन उत्पीड़न, धमकाना या कोई मौखिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक हिंसा करना निषिद्ध है। यानी पूर्णतः यहाँ पर निषिद्ध है। कंपनी आपको परेशान नहीं कर सकती, धमका नहीं सकती, या शारीरिक या मनोवैज्ञानिक तरीके से हिंसा नहीं कर सकती। यहाँ पर सीधा सीधा मना किया गया है। ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है। अगर कोई भी कंपनी ऐसा करती है तो वो इलीगल है, ऐसा नहीं कर सकती कोई भी कंपनी। तो अनुच्छेद 15 में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं मृत्यु के समय श्रमिक के अधिकार। नंबर 1 पर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में नियोक्ता श्रमिक के परिवार को श्रमिक को दे कोई भी मजदूरी या वित्तीय अधिकार, सेवा समाप्ति के लाभों के अतिरिक्त जिसका श्रमिक हकदार है। इस डिग्री कानून और उसके कार्य विनियम के प्रावधानों के अनुसार मृत्यु की तारीख से या जिस तारीख को नियोक्ता को श्रमिक की मृत्यु के बारे में पता चला उससे 10 दिनों के से अधिक की अवधि के भीतर सौंप सकता है। यानी किसी भी तरीके से पैसा रुक रहा हो कंपनी पर श्रमिक का, तो वो 10 दिनों के मृत्यु के 10 दिनों के भीतर कंपनी को देना होता है। तो ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा बोला जा रहा है कि कोई भी पैसा वगैरह या कुछ भी है वो सब कुछ देना पड़ेगा 10 दिनों के भीतर। बाकी तो इंडियन एम्बेसी काम करती है। अगर किसी भी श्रमिक की या वर्कर की मृत्यु हो जाती है फॉरेन में तो बॉडी को उसकी होम कंट्री में पहुंचाती है। वो सारा कार्य इंडियन एम्बेसी का होता है और वहाँ की गवर्नमेंट अथॉरिटी का होता है। तो वो सारा काम तो इंडियन एम्बेसी देख लेती है। बाकी पैसे वाला काम वो कंपनी खुद करती है। यहाँ पर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है। तो वैसे तो आर्टिकल तो कई सारे हैं, तो आप इसको डाउनलोड करके और डीपली इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे तो मैंने अधिकतर कवर ही कर लिया जो इम्पोर्टेंट थे यूई लेवल लॉ के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर आपके मन में डाउट था कि आप 2 साल से पहले कंपनी को छोड़ सकते हो या नहीं, तो आप किसी भी समय कंपनी को छोड़ सकते हैं। बस आपको रेजिग्नेशन देना होता है कंपनी को। जब कंपनी आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेती है तो आपको एज ए नोटिस पीरियड, जो भी आपका 14 दिन का नोटिस पीरियड है या फिर 1 महीना का है, वो आपको काम करना पड़ता है। फिर आपका डाउट था कि कंपनी पासपोर्ट रख रही है तो उस बारे में क्या करें, तो कंपनी को कोई भी अधिकार नहीं है आपका पासपोर्ट रखने का। अगर आपका पासपोर्ट भी रखती है तो आप उनसे रिटर्न में डॉक्यूमेंट लें कि कंपनी ने हमारा पासपोर्ट रख रखा है, या फिर अपना पासपोर्ट अपने पास ही रखें, तो वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। फिर आपका डाउट था कंपनी पैसों की डिमांड कर रही है, हम कंपनी को छोड़ रहे हैं, रेजिग्नेशन दे रहे हैं, तो बोल रही है आपको 2 साल काम करना होगा, उससे पहले आप कंपनी को नहीं छोड़ सकते, आपको पैसे देने पड़ेंगे वीज़ा वगैरह के। तो मैंने आपको समझा दिया है यूई लेवलों के अकॉर्डिंग कि कंपनी को कोई भी अधिकार नहीं है आपसे वीज़ा चार्ज का या फिर कोई भी रिक्रूटमेंट फीस लेने का, वसूलने का कोई भी अधिकार नहीं है। सब कुछ इलीगल है। अगर ऐसा कुछ कंपनी करती है तो आप इसकी शिकायत मिनिस्ट्री में दर्ज कर सकते हैं, जो कि मैंने फ़ोन नंबर भी आपको बता दिया 80084। ये एक गवर्नमेंट का ऑथोराइज नंबर है जिस पर आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में बात कर सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप प्रेफर्ड है। और फिर आपका डाउट था कि प्रोविजन पीरियड क्या होता है, तो प्रोविजन पीरियड गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 6 मंथ का होता है। इससे ज़्यादा का कंपनी नहीं करा सकती, वो इलीगल है अगर कराती है तो प्रोविजन पीरियड में कंपनी आपको चेक करती है, आप कंपनी को चेक करते हैं। अगर कंपनी को आप पसंद आते हैं तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट आगे 2 साल के लिए बढ़ जाता है। अगर कंपनी आपको पसंद नहीं आती तो आप कंपनी को छोड़ सकते हैं और कंपनी भी आपको निकाल सकती है, क्योंकि 6 मंथ में कंपनी आपको चेक करती है और कंपनी को आप चेक करते हैं। तो वो प्रोविजन पीरियड होता है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। और कोई भी कंपनी कर्मचारियों में भेदभाव नहीं कर सकती किसी भी प्रकार से, और ना ही आपको धमका सकती, ना ही आपको पीट सकती है। कोई भी अधिकार नहीं है, किसी भी तरह का अधिकार नहीं है कंपनी को ऐसा करने का। अगर आपके साथ में ऐसा हुआ है या फिर हो सकता है तो आप जो मैंने फ़ोन नंबर बताया उस पर आप शिकायत कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट पुलिस को भी कॉल कर सकते हो, क्योंकि कंपनी को ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि आपको धमकाए या फिर पीटे या फिर भगाए, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती। तो मैंने अपनी तरफ से आपको पूरी समझाने की कोशिश करी है, और आप खुद से पढ़ोगे इस PDF को हिंदी में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको ट्रांसलेट किया है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो फिर आप इसको अच्छे से समझ सकते हो और जान सकते हो
तो ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको इस तरीके से अपडेट मिलती रहे।